हेलो एवरीवन। इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं एस के झा, आपका इकोनॉमिक का टीचर। आज बहुत सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो करंट का हिस्सा है, लेकिन कहीं न कहीं इसका संबंध जो है कंसेप्ट से भी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सरकार के वित्तीय प्रबंधन को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहीं न कहीं लॉकडाउन के दौरान और बिकॉज़ ऑफ जो कोरोना वायरस का जो केस है, सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही है और सब कुछ अस्त-व्यस्त हो चुका है। क्या करेगी सरकार? क्या-क्या संभावनाएँ हैं? कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करेगी? क्या-क्या सरकार के पास विकल्प हैं? तो एक नहीं बल्कि बहुत सारे विकल्प हैं और सब पे हम लोग बारी-बारी से चर्चा करेंगे। हो सकता है किसी एक पे पूरी तरह निर्भर हो या मिक्स ऑफ पॉलिसीज़ एक साथ कई सारे देखिए साधनों का सरकार उपयोग करे। तो हम लोग जो है पहले शुरुआत करने से हम देखें कि जो इस वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो प्रावधान किया गया था बजट में, ठीक है, उसमें क्या-क्या कहा गया था, जो कहीं से भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अगर आपने बजट कभी देखा हो या ध्यानपूर्वक कभी देखा हो, तो सरकार हमें बताती है एक चार्ट के थ्रू या पाई डायग्राम के थ्रू कि रूपी कम्स फ्रॉम। तो रूपी कम्स फ्रॉम यानी सरकार अगर 1 रुपया कमाएगी तो कहाँ-कहाँ कितना पैसा आएगा और कहाँ-कहाँ से कितना पैसा आएगा। तो 1 रुपए की जब बात करें उसमें टैक्सेशन से जो था योगदान था 64 पैसा, 64 पैसे। जो नॉन टैक्स था गैर कर उससे 10 पैसे। यानी सरकार की जो अपनी कमाई है, अपनी कमाई जो वो अपनी बदौलत कमाती है, जिसको आप कहते हो राजस्व प्राप्तियां, ये इतना पर्याप्त नहीं है कि सरकार के सारे खर्चे को पूरा कर सके। तो दोनों अगर मिला दें 64 पैसे एंड 10 पैसे तो ये होता है 74 पैसे। यानी 74% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फाइनेंस थ्रू रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी राजस्व प्राप्तियों से। और बाकी जो 26% है वो पूंजीगत प्राप्ति, जिसमें मेनली 3 होते हैं। एक मार्केट बोरिंग, बाजार सुधारीकरण, दूसरा विनिवेश और तीसरा ऋण की वसूली। तो इन तीनों को मिला करके सरकार 26 पैसे की इकट्ठा करेगी, जिसमें अकेला ऋण का जो योगदान है, मार्केट बोरिंग, उसका योगदान है तकरीबन 20 पैसा। 20 पैसा जिसे आप राजकोषीय घाटे के नाम से जानते हैं, फिस्कल डेफिसिट। रुपीस टर्म में इसका जो प्रावधान किया गया वो तकरीबन 7,96,337 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है। तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था कि इस साल जो वर्तमान साल है उसमें सरकार जो है बाजार से जो उधारीकरण करेगी, मार्केट बोरिंग, वो तकरीबन 8 लाख करोड़ के बराबर। विनिवेश और ऋण की वसूली, जिसको हम कहते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल एसेट, ये इन दोनों का योगदान तकरीबन 6 पैसे, जिसमें विनिवेश का जो टारगेट है वो 2,10,000 करोड़ रुपया। ये बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन विनिवेश के मामले में अगर हम देखें तो सरकार कहीं न कहीं पीछे रह गई। अगर हम वित्त वर्ष 2019-20 की बात करें तो उसके दौरान विनिवेश का जो टारगेट तय किया गया था वो था 1,05,000 करोड़ रुपए पूरे साल का। लेकिन जो एक्चुअल प्राप्ति हुई वो काफी कम हुआ। बाद में इस टारगेट को घटा करके 65,000 करोड़ रुपए पे फिक्स किया गया। लेकिन जब वित्त वर्ष खत्म हुआ और जब फाइनल रिपोर्ट आया तो हमने रियलाइज किया कि उससे सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 51,000, यानी विनिवेश से सरकार को जो प्राप्ति हुई तो तकरीबन 51,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। यानी एग्जैक्ट फिगर में बताऊं तो 50,298.64 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। यानी अगर हम कंपेयर करें तो जो टारगेट, शुरुआती टारगेट था वो था 1,05,000 करोड़ रुपए का, लेकिन वास्तविकता में जो सरकार को प्राप्ति हुई वो हुई सिर्फ और सिर्फ 51,000 करोड़ के आसपास, यानी लेस देन 50%। तो कहीं ना कहीं सरकार फाइनेंशियल फ्रंट पे पहले ही से स्ट्रगल कर रही थी और जितने भी अपने टारगेट थे उसको फुलफिल करने में, ठीक है, काफी हद तक नाकाम रही। जहां तक हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स से जो आने वाला राजस्व था वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट को पूरा कर रही थी, ठीक है। तो सरकार ऐसे ही वित्तीय प्रबंधन में जूझ रही थी, तब तक जो है आ गया आपका कोविड 19।
और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बजट जो 2020 फरवरी को 1 तारीख को प्रस्तुत हुआ, जो इस साल के लिए है, ठीक है, अब इसका कोई मायने नहीं है क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है, नए सिरे से सब कुछ तय किया जा रहा है। आप देखें, सरकार एक योजना लेके आई है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, जिसमें सब कुछ नए सिरे से तय किया जा रहा है। लेकिन सरकार के जो खर्चे हैं, जो बजट का हमारा साइज था, भारत का जो बजट 2020-21 के लिए तय किया गया था, वो तकरीबन 30,42,230 करोड़ का ये बजट का आंकड़ा है। अब वास्तविक व्यय कितना होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम किस दिशा में जाएंगे, हमारा रिकवरी प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, इसकी सूचना, ठीक है, न तो मुझे है न जानकारी सरकार को है। लेकिन हम बात करें, सरकार अपने बड़े खर्चे को कहां से मैनेज करेगी, कहां से मैनेज करेगी? कहीं न कहीं गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है। अभी तक का जो रिपोर्ट है, अभी तक का जो रिपोर्ट है कि टैक्स के द्वारा, ठीक है, टैक्स के द्वारा जो सरकार को प्राप्त होता है राजस्व, उसमें तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। 4 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। आगे हो सकता है अगर स्थितियां नहीं सुधरे तो फिर और भी सारी समस्या होंगी। तो सरकार जो है फिर कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से अपने खर्चे को मैनेज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। गवर्नमेंट को रिकवरी प्रोसेस के दौरान, जब अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के दौरान सरकार का जो रोल है वो सबसे अहम होता है। सरकार को एक लीडर के भांति काम करनी पड़ती है। लेकिन सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि सरकार अपने खर्चे को कहां से मैनेज करेगी। सरकार के पास उतना पैसा कहां से आएगा जिससे सरकार अपने खर्चे को पूरा करेगी। तो यहाँ पे भारत सरकार के पास एक नहीं, ठीक है, बल्कि बहुत सारे अन्य विकल्प हैं। विकल्प का मतलब यहाँ पे राजस्व प्राप्ति के अलावे राजस्व प्राप्तियां जो सरकार की अपनी कमाई है, रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें टैक्सेशन और नॉन टैक्स का पैसा आता है, ये ना तो कभी पर्याप्त रहा है, न पर्याप्त है, न पर्याप्त रहेगा। सरकार हमेशा, ठीक है, फाइनेंस को किसी दूसरे सोर्स से मैनेज करती है। लेकिन अब चूंकि सरकार के राजस्व प्राप्ति में काफी ज्यादा गिरावट होगी या हो रही है, तो सरकार को अन्य विकल्पों को तलाशना होगा। तो हम लोग अपने लेक्चर्स में आगे जितने भी आप देखेंगे वीडियो आएंगे, एक एक करके हर एक विकल्प पे चर्चा करेंगे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो कहीं ना कहीं ये विश्लेषण की जरूरत है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत सरकार के पॉलिसी का शुरू से ही एक अहम हिस्सा रहा है, और उसका नाम है मार्केट बॉरिंग, बाजार से उधारीकरण। बाजार से उधारीकरण, जिसे हम राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। राजकोषीय घाटा को एक लेमन टर्म में अगर मैं डिफाइन करूं, तो सरकार के इसे कहा जाएगा कि सरकार के कुल खर्चे में व्यय यानी खर्चा, सरकार के कुल खर्चे में ऋण का क्या योगदान है, यानी मार्केट बॉरिंग। तो मार्केट बॉरिंग, जिसे आप लोग राजस्व घाटे के नाम से भी जानते हैं, सॉरी, राजकोषीय घाटे के नाम से भी जानते हैं, तो जरा हम लोग उस पर चर्चा करें। तो पहले हम लोग बजट का आंकड़ा लेंगे। बजट में जो करेंट ईयर है 2020-21, उसका टारगेट जो तय हुआ वो तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपया, टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली 7,96,337 करोड़। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आया है, सरकार ने अपने मार्केट बॉरिंग के टारगेट को 4.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा दिया है। यानी अब तकरीबन ये 8 लाख प्लस 4 लाख यानी 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी निश्चित रूप से राजकोषीय घाटा का जो टारगेट था जीडीपी का 3.5%, उससे बहुत बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, दो कारण है। एक तो ऋण की मात्रा बिगड़ती जा रही है, क्योंकि राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी के टर्म में व्यक्त किया जाता है। तो जीडीपी भी भारत का निश्चित रूप से नीचे ग्राफ जा रहा है। तो जीडीपी भी अगर घटेगा तो राजकोषीय घाटा क्या होगा, बढ़ेगा। और निश्चित रूप से मुझे जहां तक लगता है अभी की डेट में कि अगले साल जब रिपोर्ट आएगा, तो भारत का इस वर्तमान साल का जो राजकोषीय घाटा है वो 10% के ऊपर ही रहेगा। खैर, वो भी बहुत बड़ा इशू रही है। मेन इशू है कि अपने एक्सपेंडिचर यानी सरकार अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेगी। तो मार्केट बॉरिंग की बात करें, अब ये जो है मार्केट बॉरिंग होता कैसा है, यहाँ पे आरबीआई का रोल है। आरबीआई जो है भारत सरकार का ऋण मैनेज करता है, डेब्ट मैनेजर है। और यहाँ पे उसका पर्पस क्या है,
मार्केट बोरिंग, बाजार उदारीकरण का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? पहले आप देखें तो सबसे मेन उद्देश्य है कि सरकार के खर्चे को पूरा करने के लिए, ठीक है, पैसे को क्या करना, मैनेज करना। सरकार के जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, और उसमें जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जो कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म मनी बोरिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू फुलफिल द मेन ऑब्जेक्टिव इज, ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट बोरिंग टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म मनी बोरिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के जो शॉर्ट टर्म जो मॉनेटरी नीड्स है, पैसे की जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। और ये सारा चीज जो है भारत सरकार का जो बैंक है आरबीआई मैनेज करती है। अब इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस क्या है? तो इसमें क्या होता है कि भारत सरकार के बिहाफ में आरबीआई डेटेड सिक्योरिटीज और खास करके ट्रेजरी बिल को जारी करती है। ट्रेजरी बिल को जारी करती है जिसका सेल और परचेज यानी खरीद और बिक्री आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा होता है, यानी खुले बाजार की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जहां पे आरबीआई, ठीक है, उसका खरीद बिक्री करती है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की प्रक्रिया जहां जिसे आप लोग गिल्ट मार्केट के नाम से जानते हैं, GILT। गिल्ट एक अंग्रेजी वर्ड है। गिल्ट का मतलब होता है डिग्री ऑफ हाईएस्ट सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे सेफ है। निश्चित रूप से अगर आप सरकार के बॉन्ड को खरीदते हैं, सरकार के प्रतिभूतियों को खरीदते हैं, यानी आप सरकार को लोन देते हैं, तो आपका पैसा कितना सेफ है? आपका पैसा कितना सेफ है? तो स्वाभाविक है 100%। ठीक है, अगर आपका पैसा वहां सेफ नहीं है तो कहीं भी सेफ नहीं है। तो इसलिए ठीक है, हम देखें तो एक तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह होता है जहां पे आरबीआई भारत सरकार के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री करती है। अब ध्यान रहे यहाँ पे आरबीआई मैनेज करती है, ठीक है, आरबीआई ट्रेडर का काम करती है, आरबीआई अपने जेब से पैसा नहीं लगाती है। अब यहाँ पे एक टर्म मैं जानना चाहूंगा, नेट मार्केट बोरिंग। क्योंकि भारत में ये निरंतर प्रक्रिया है, अगर आप लोन लेते हैं तो कभी न कभी आपको लोन वापस करना पड़ेगा। नए लोन लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा और पुराने लोन को वापस किया जाता है। तो नेट मार्केट जो बोरिंग होता है, ठीक है, उसको आप कैसे समझेंगे? नेट मार्केट बोरिंग का मतलब फ्रेश बोरिंग, यानी जो आप फ्रेश बोरो करते हैं और उसमें से आप माइनस करेंगे जो आपने पुराने लोन को चुका दिया। अब जैसे मान लो आरबीआई ने ट्रेजरी बिल जारी किया 100 रुपए का, और ठीक है, उस पहले जो जारी हुए थे पास्ट में ट्रेजरी बिल, अपने मैच्योरिटी के वक्त उनका भुगतान किया जाएगा। तो आरबीआई ने 20 रुपए का भुगतान भी कर दिया, ठीक है, यानी लोन चुका दिया। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट के लिए नेट कितना मार्केट बोरिंग किया? तो 80 रुपया, यानी 100 रुपया आया और 20 रुपया आरबीआई ने चुका भी दिया। तो नेट मार्केट बोरिंग जो है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रेश बोरिंग माइनस, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन माइनस रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन। तो नेट बोरिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे ठीक है, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ठीक है, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे ठीक है, कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है, यानी भारत सरकार के ट्रेजरी बिल को, ठीक है, कौन कौन खरीद सकता है? हु कैन पार्टिसिपेट? ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल्स यानी हम आप, उसके बाद फर्म्स, जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं जो बिजनेस करते हैं वो भी निवेश कर सकते हैं। उसके बाद ट्रस्ट जो निवेश के पर्पज से बनाए जाते हैं वो भी अपना पैसा सरकारी क्षेत्र में लगा सकते हैं। उसके बाद अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और साथ साथ बैंक्स भी उसको खरीदते हैं। ठीक है, यानी एनीवन कैन पार्टिसिपेट, कोई भी व्यक्ति ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकार के खरीद बिक्री में, सरकार के जो प्रतिभूतियां हैं उनकी खरीद बिक्री में हिस्सेदार हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, हम बात करें कि कॉमर्शियल बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक है वो खास करके ज्यादा हिस्सा लेते हैं। कारण क्योंकि कॉमर्शियल बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो सरकार के ट्रेजरी बिल को खरीदते हैं, प्रतिभूतियों को खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपने SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, शाब्दिक तरलता जो अनुपात, जब आप पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी वहां मैं समझाऊंगा, तो उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि SLR का पैसा बैंक 3 रूप में रख सकता है, एक कैश, दूसरा गोल्ड और तीसरा सरकारी प्रतिभूति। तो अगर वो ठीक है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं बैंक और कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, तो वो उनके SLR के कोटे का हिस्सा होता है, यानी SLR के प्रति जो उनका दायित्व है, जो रेट आरबीआई ने तय किया है
उस पे ठीक है उनको पूरा करना है, जो वर्तमान में 19.5% है, तो उसको पूरा करना है, तो ये उसमें उसका हिस्सा होगा। तो बैंक और जो है कमर्शियल बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक ये भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम आप इंडिविजुअल भी क्या कर सकते खरीद सकते हैं। तो आप देखें आरबीआई का जो रोल है डेप्ट मैनेजर का, यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे आरबीआई खुद अपनी जेब से पैसा नहीं लगाती है, बल्कि ये पैसा जो सरकार को जाएगा, ठीक है, वो पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, तो मार्केट से, इकोनॉमी से। इसके कारण ये जो आप देखें ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब सरकार मार्केट बोरिंग करती है, तो इससे मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण देखें, अब जैसे मान लो आरबीआई ने 100 रुपए का ट्रेजरी बिल जारी किया और आपने उसे खरीदा, तो अगर आपने 100 रुपए का ट्रेजरी बिल खरीदा, इसका मतलब आपने सरकार को, ठीक है, आरबीआई के माध्यम से 100 रुपए का लोन दिया, तो पैसा, ठीक है, आपके पास से किसके जेब में गया, गवर्नमेंट की जेब में गया। तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हुआ, 100 रुपया से कम हो गया, क्योंकि आपके जेब से पैसा सरकार के जेब में गया। अब सरकार जो है ये मार्केट बोरिंग क्यों कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि अपने खर्चे को पूरा करना है, ठीक है। सरकार उस पैसे को जब खर्च करेगी तो सरकार का पर्पस पूरा हो गया और पैसा अगेन मार्केट में आ गया। तो मनी सप्लाई ओवरऑल क्या असर पड़ा, तो मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये इसका एक पॉजिटिव साइड है कि मार्केट बोरिंग जब सरकार खुले बाजार की प्रक्रिया आरबीआई के द्वारा आयोजित होता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है, तो उस केस में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर मनी सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इसका पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब देखें अभी वर्तमान में भारत में आरबीआई तीन मैच्योरिटी पीरियड का ट्रेजरी बिल जारी करती है। एक, ठीक है, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड है 91 दिन, दूसरा 182 दिन और तीसरा 364 दिन। एग्जाम में आप कभी भी 3 महीना, 6 महीना या 1 साल ना लिखें, हमेशा, क्योंकि इन सब चीजों की गणना जो होती है तो वो डेट के हिसाब से, तो 91 डेज तकरीबन 3 महीना, देन 182 दिन तकरीबन 6 महीना, और फिर आपका 364 दिन तकरीबन 1 साल, ठीक है। तो इनका सेल परचेज क्या होता है, ठीक है। अब देखें इनका जो सेल परचेज होता है वो ऑक्शन के थ्रू, नीलामी के थ्रू। अब जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जो 91 दिन मैच्योरिटी पीरियड का ट्रेजरी बिल है, उसका जो ऑक्शन होता है, जो बोली लगती है, नीलामी होती है, वो वीकली, और ये आरबीआई। अब आप देखें, ठीक है, इसके पॉजिटिव साइड क्या क्या है, इसके पॉजिटिव साइड क्या है, पॉजिटिव साइड ये है कि इसके कारण मनी सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा, रिस्क फैक्टर क्या आपका जीरो है, रिस्क फैक्टर जीरो है, क्योंकि जब आप सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं तो आपका पैसा 100% सेफ है। और तीसरा, ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत ही जानकारी हो कि जो पैसा आपके पास था, आपके जेब में था, वो पैसा गवर्नमेंट के पास गया और उस पैसे को गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। और अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो केनेसियन इकोनॉमिक्स की दो विचारधारा है, क्लासिकल और मिस्टर केन्स के द्वारा जो दिया गया केनेसियन इकोनॉमिक्स। तो मिस्टर केन्स का कहना था कि गवर्नमेंट हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाने वाला खर्च होता है उसका अर्थव्यवस्था पे असर सबसे ज्यादा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपया आप खर्च करते हैं और वही 100 रुपया अगर सरकार खर्च करती है, तो खर्च है, मात्रा भी बिल्कुल बराबर है, लेकिन आपके द्वारा जो 100 रुपया खर्च किया गया है उसका जो असर है कुछ ही लोगों तक सीमित होगा। लेकिन वही पैसा अगर सरकार खर्च करती है तो उसका जो असर है पूरा समाज विशेष पे होगा, एक क्षेत्र उससे क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार के जो खर्चे होते हैं उसका मल्टीपल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उन्होंने कंसेप्ट दिया है मल्टीप्लायर का, ठीक है, और वहां पे उन्होंने समझाया कि कैसे सरकार के द्वारा जो किया जाने वाला खर्च होता है उसका मल्टीपल, कई गुना असर होता है ज्यादा। तो ये कभी मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। तो ये जो फायदा होगा कि ये पैसा सरकार के पास होगी और अर्थव्यवस्था के रिकवरी में सबसे बड़ा जो योगदान है वो सरकार का है, क्योंकि सरकार को आप शुरू से क्या करना पड़ेगा, फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार अपने खर्चे को क्या करेगी, बढ़ाएगी। जरा हम लोग, ठीक है, इसे पे आ जाए। अब जो निवेशक होते हैं उनको वहां पे क्या रिटर्न मिलता है,
उनको वहां पे रिटर्न क्या है, क्योंकि निवेश चाहे किसी भी प्रकृति का हो, चाहे ऋण हो, डेप्ट हो या इक्विटी हो, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो यहाँ पे निवेशकों को जो रिटर्न मिलता है वो ब्याज के रूप में नहीं मिलता है, ब्याज के रूप में नहीं मिलता है, उन्हें जो रिटर्न मिलता है डिस्काउंट के फॉर्म में, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को मैं जरा समझाऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट समझा रहा हूं। अगर आपने सुना होगा नाम बॉन्ड का, तो बॉन्ड क्या होता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ऋण के प्रतीक का। तो बॉन्ड जारी करने वाला क्या करता है, ऋण की मांग कर रहा है, और अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं इसका मतलब आपने उस व्यक्ति को ऋण दिया है, जिस पे एक फिक्स रेट पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और यही आपके लिए इनकम है, ठीक है। लेकिन एक आपने बॉन्ड सुना होगा, उसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड उसी से मिलता जुलता ये कंसेप्ट है मार्केट बॉन्डिंग का। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें ब्याज की दर होती है जीरो, यानी उस पे ब्याज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में आपको रिटर्न मिलेगा। देखो होता क्या है, कोई ऐसे देता है और कोई ऐसे देता है। मैं जीरो कूपन बॉन्ड का एक उदाहरण समझा रहा हूँ। मान लो मैं आपको जीरो कूपन बॉन्ड 100 रुपया, जिसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू उसका नाम अलग नाम है, नॉमिनल प्राइस उसका नाम है, प्रिंट प्राइस ये अंकित मूल्य, ये फेस वैल्यू होता क्या है। अब जैसे 100 रुपए का नोट है, तो आपको कैसे पता चला कि ये 100 रुपए का नोट है, तो उस पर लिखा होता है, उसके फेस पे लिखा होता है 100, और भी चीज लिखी होती है, ठीक है। तो ये इसका फेस वैल्यू है। तो मैं आज आपको एक जीरो कूपन बॉन्ड जारी कर रहा हूं, उसका फेस वैल्यू 100 रुपया, जिसकी मैच्योरिटी जो है वो 4 साल है, यानी 4 साल तक आपको, ठीक है, आपका पैसा मेरे पास रहेगा, और 4 साल के बाद मैं आपके पैसे को क्या करूंगा, वापस करूंगा। लेकिन ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी, वही जीरो का मतलब वही मैथमेटिक्स का जीरो कूपन जीरो, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न मिलेगा। ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है, ये जारी होते हैं हाई रेट ऑफ डिस्काउंट पे, हाई रेट ऑफ डिस्काउंट पे, जिसको कहते हैं इशू प्राइस, जिसको कहते हैं इशू प्राइस। जरा देखें, तो मैं जो है वो 100 रुपए का, फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए का है, लेकिन ठीक है मैंने उसे इशू किया आपको 60 रुपया पे, यानी हर एक 100 रुपया के जीरो कूपन बॉन्ड पे आपको भी कितना देना है, सिर्फ 60 रुपये देना है। तो आपसे मुझे कितना मिला, 60 रुपये मिला, 60 रुपीज, और 4 साल तक आपका पैसा मेरे पास रहेगा, आपको मैं 1 रुपया ही ब्याज दे दूंगा। लेकिन 4 साल के बाद ऑन मैच्योरिटी आपका जो पैसा है वो 100 रुपया यानी फेस वैल्यू के बराबर मैं आपको वापस करूंगा। तो आपको किसी न किस तरह का गेन है, कितना रुपए का गेन है, तो 40 रुपए का। ये ब्याज के रूप में नहीं बल्कि डिस्काउंट के रूप में। आपका जो रिटर्न है वो है क्या बेसिकली, तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों के बीच का जो गैप है वही आपका रिटर्न है। अगर ठीक है फेस वैल्यू तो सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इशू प्राइस को कम कर दिया जाए, अगर मान लो 60 से घटा के 50 रुपए अगर मैं कर दूं, तो उस केस में आपका गेन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी पद्धति पे ओपन मार्केट ऑपरेशन काम करता है। जरा थोड़ी देर के लिए माने कि मैं आरबीआई हूं और आप सारे क्या है, कॉमर्शियल बैंक है या निवेशक हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन का दौर चल रहा है। तो ट्रेजरी बिल की बात करें, ठीक है, 100 रुपए का है जो उसका फेस वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्शन होता है, बोली लगती है, ठीक है, और स्वाभाविक है जो हाईएस्ट बिडर होता है, ठीक है, उसको मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा जो बिड होता है ऑक्शन, कुछ शायद आइडिया आपको नीलामी की, तो जो ऑक्शन के द्वारा, नीलामी के द्वारा उसका इशू प्राइस तय हुआ कितना, 80 रुपया, इशू प्राइस 80 रुपया। तो आरबीआई ने ठीक है 80 रुपया आपको ऑफर किया, तो आप क्या करेंगे, आप खरीदेंगे, तो 80 रुपया आपका निवेश होगा, लेकिन जिसका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया। तो जो ट्रेजरी बिल है उसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, लेकिन आपके लिए इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस सिर्फ कितना है, तो 80 रुपया। तो आपको हर एक एक ट्रेजरी बिल पे सिर्फ आपको 80 रुपया देना होगा, तो 20 रुपया आपका क्या है, रिटर्न है। अब जरा देखें, ये पैसा जो आप आरबीआई से ले रहे हैं वो पैसा क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी को क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है, घटाएगा या बढ़ाएगा। तो आपका पैसा ठीक है आरबीआई के पास चला गया, वो गवर्नमेंट के पास चली गई, ठीक है, तो तत्कालीन मार्केट से मनी सप्लाई लिक्विडिटी में कमी आ जाएगी। अब इसका जो यूज है आरबीआई कैसे करती है, देखो आरबीआई क्या करती है कि जब भी मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना हो, लिक्विडिटी को बढ़ाना हो, ठीक है, या अगर हम दूसरे से देखें कि जब ठीक है जब मार्केट में क्या होगा,
कि टाइट पॉलिसी हो, ठीक है, टाइट पॉलिसी हो, तो उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो मतलब लिक्विडिटी की स्थिति क्या हो, ठीक है, बहुत ही खराब हो, लिक्विडिटी कम है, तो आरबीआई क्या चाहेगी, आरबीआई क्या चाहेगी, तो आरबीआई चाहेगी, ठीक है, कि अधिक से अधिक पैसा क्या हो, वो मार्केट में है, तो मार्केट में है उसके लिए क्या करेगी, ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, आपका रिटर्न क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, उसके लिए आरबीआई आपको रिटर्न ज्यादा देगी, तभी क्या होगा, आप ज्यादा पैसा मार्केट में लेंगे, आरबीआई से ज्यादा बोरो करेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि इश्यू प्राइस कम हो जाता है, आरबीआई क्या करती है, इश्यू प्राइस को कम कर देती है। फिर से आप देखें, जब मार्केट में, ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ही टाइट है, इसका मतलब हुआ कि लिक्विडिटी की समस्या है, ठीक है, मार्केट में क्या है, पैसे कम है, तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई रिटर्न को क्या करेगी, ज्यादा कर देगी, रिटर्न को ज्यादा करने का मतलब ये हुआ कि इश्यू प्राइस कम हो जाएगा, इश्यू प्राइस जब कम होगा तो आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और स्वाभाविक है तब उस केस में ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा। और ठीक उल्टा, अगर मार्केट में लिक्विडिटी की स्थिति, ठीक है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, उस केस में आरबीआई जो है बैंकों को डिस्करेज करती है और इश्यू प्राइस को क्या करेगी, बढ़ा देगी, जिससे आपका रिटर्न क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये जो है, ठीक है, स्वाभाविक है, इस तरह से आरबीआई चीजों को क्या करती है, मैनेज करती है। अब जरा हम लोग मार्केट बॉरोइंग की बात करें, जो सरकार के लिए अभी भी और आने वाले समय में भी अपने खर्चे को फाइनेंस करने का एक बहुत बड़ा, ठीक है, हथियार है, बहुत बड़ा टूल है। तो इसके जो है हम लोग जो अर्थव्यवस्था पे जो असर है, जो इम्पैक्ट है, उसको देखें, ठीक है, जो हमने कहा आपसे कि एक अच्छा इम्पैक्ट ये होगा कि मार्केट में मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके, ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है कि भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। राजकोषीय घाटा के बारे में आपको पता होगा फिस्कल डेफिसिट, कि हाउ वेल इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग, हाउ वेल वी आर डूइंग द बिजनेस, ठीक है, उसका ये बेस्ट इंडिकेटर होता है, यानी किसी भी कंट्री के परफॉर्मेंस का, ठीक है, ऑन इंटरनल फ्रंट, दो फ्रंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल फ्रंट पे इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करी है, उसका सबसे बेहतर सूचक माना जाता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, और एक्सटर्नल फ्रंट पे वो कैसे परफॉर्म करी है, उसका बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है करेंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। और भारत दोनों घाटे से जूझ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्विन डेफिसिट, यानी जुड़वा। हम बात करें इंटरनल फ्रंट पे, यानी राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा अगर बढ़ता है तो ये, ठीक है, कहीं ना कहीं से इंडिकेशन है कि इकोनॉमी इज नॉट इन गुड शेप, इकोनॉमी नॉट इन गुड शेप, यानी सरकार अपने खर्चे को पूरा करने के लिए ऋण का उपयोग अधिक से अधिक कर रही है। तो राजकोषीय घाटा इससे क्या होगा, बढ़िए बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा बढ़ने से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का जो कहा जाता है, या इकोनॉमी एज ए होल, जो क्रेडिट वर्दिनेस, यानी ठीक है रिटर्न करने की जो क्षमता है, ये उस पर बुरा असर पड़ता है। जरा आप देखें, अगर सरकार, ठीक है, अपने खर्चे को पूरा करने के लिए ऋण का उपयोग अधिक से अधिक कर रही है, इसका मतलब कि सरकार की जो अपनी कमाई है वो पर्याप्त नहीं है, और अगर राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है तो तुलनात्मक रूप में इसका मतलब ये भी हुआ कि सरकार की जो अपनी कमाई है वो कम होती जा रही है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में जो निवेशक है, ठीक है, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, और जो है क्रेडिट बर्दनेस, जिसको कहते हैं रिटर्न करने की जो क्षमता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी हैं वो भारत के रेटिंग को क्या करेंगे, कम करेंगे, और जिसके कारण न सिर्फ विदेशी निवेश बल्कि जो घरेलू निवेश है उस पर भी क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा एक और बुरा असर ये होगा कि भारत सरकार जब भी बारो करती है, ठीक है, जब भी ऋण लेती है देश के भीतर, तो घरेलू पूंजी की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे भारतीय बाजार में ब्याज दर क्या होगी, काफी अधिक हो जाएगी। और इसके कारण क्या होता है कि जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर, ठीक है, जो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उनके लिए इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, एक कंडीशन होता है, एक चीज जरूरी है कि भारतीय बाजार में ब्याज की दर क्या हो, कम से कम हो। लेकिन जब भी भारत सरकार मार्केट से उधारीकरण करेगी, बाजार से जो है उधार लेगी, तो घरेलू पूंजी पे मांग का दबाव बढ़ेगा, जिससे भारतीय बाजार में क्या होगा, ब्याज की दर बढ़ेगी। अब ब्याज की दर बढ़ने से क्या होगा कि भारत में एक इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश, लागत जनित, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट या ब्याज जो है वो उत्पादन लागत का क्या है, एक अहम हिस्सा है,
और उत्पादन लागत अगर बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ेगी। एक तो ये इसका असर होगा। दूसरा, जब भारतीय बाजार में, घरेलू बाजार में ब्याज की दर बढ़ेगी तो ये हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा, ठीक है, डिस्करेज करेगा। ठीक है, और उनके लिए क्या जरूरी है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जरूरी है कि भारतीय बाजार में ब्याज की दर काफी कम से कम हो, जितनी कम हो उतना ही ज्यादा वो निवेश करेंगे। लेकिन इस केस में जब ब्याज दर बढ़ता जा रहा है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या होगा, वो डिस्करेज करेगा। और उसके बाद इसी को हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, यानी वो क्राउड आउट हो जाएंगे, यानी उनके तरफ से जो इन्वेस्टमेंट जितना होना चाहिए उसमें गिरावट होगी। और भारत के भीतर कुल मिला के देखें तो निवेश पे, ठीक है, उल्टा असर पड़ेगा, यानी प्रतिकूल असर पड़ेगा। भारत के में भीतर निवेश में कमी आएगी। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं मार्केट बोरिंग के, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। तो जरा हम देखें जो करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो भारत सरकार ने जो बजट का जो टारगेट था तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए मार्केट बोरिंग का, उसको ऑलरेडी बढ़ा करके 12 लाख करोड़ से ऊपर ले गई है। और अभी काफी सारा समय बचा, अभी तो बस नए साल की शुरुआत ही, अप्रैल और ये मई, ठीक है, अभी भी 10 महीना बचा हुआ है। आगे स्थिति कैसी होगी, भारत सरकार, ठीक है, तो ऋण की मात्रा को आगे बढ़ाएगी या कम होगा, क्या होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं कहा सकता है। ठीक है, या सरकार के जो अन्य विकल्प हैं जिनको तलाशेंगे, ठीक है, और उसमें, ठीक है, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास मैंने डिस्कस की कि सरकार की जो फिस्कल मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है मार्केट बोरिंग, कि कैसे वर्तमान सिनेरियो में या आने वाले समय में सरकार अपने खर्चे को मैनेज करेगी, कहां से पूरा करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट को अपने खर्च को बढ़ाना, आपने भी देखा होगा 20 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने पैकेज दिया है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो पैकेज की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो सरकार ये सारे पैसे कहां से मैनेज करेगी, जबकि सरकार का अपना जो प्राप्ति है, राजस्व प्राप्तियां हैं, वो दिन पर दिन घटती जा रही है। टैक्सेशन इनकम में अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए का जो है गिरावट का संकेत है। और आगे क्या होगा, कहां कहां से अपने खर्चे को फाइनेंस करेगी। ठीक है, तो पहला सोर्स हमने डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया मार्केट बोरिंग। ठीक है, ये नया नहीं है, बल्कि, ठीक है, शुरू से हम इसको यूज करते जा रहे हैं, लेकिन अब इस पर निर्भरता बढ़ी है और उम्मीद है आगे बढ़ेगी। सरकार के पास और क्या क्या विकल्प है, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग बारी बारी से एक एक वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे पढ़ें और ध्यान पूर्वक सुने। जो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ है कि आपको सुनने की आदत नहीं है, बस कॉपी कलम उठाया और नोट्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये काम प्लीज ना करें, आप वीडियो को सुने, ठीक है, आगे बढ़ा के पीछे करके जो भी, और पहले अपने कंसेप्ट को समझें, इसके डिफरेंट डायमेंशन को समझें। ठीक है, और तभी आप उस चीज पे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और अपने आंसर को सही कर सकते हैं। तो इतना देर तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, जिसपे हम लोग, ठीक है, दूसरे सरकार के जो विकल्प है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो पास्ट में बहुत ही पॉपुलर रहा है उसका नाम है मोनेटाइज डेफिसिट। मोनेटाइज डेफिसिट, और उसके अलावे क्या क्या विकल्प हैं, सब पे चर्चा जारी रहेगी। ठीक है, तब तक आप इसे देखें, एंजॉय करें, समझें और कमेंट करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो निश्चित रूप से, ठीक है, आप कमेंट पे लिखें। अगर मेरे तरफ से कुछ आपको लगता है कि मैंने गलत कहा है तो मोस्ट वेलकम, आप उसमें सुधार करें। ठीक है, वी आर ऑल्सो, ठीक है, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। हम भी ये कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सीखें। और निश्चित रूप से आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी होंगे, उसका जवाब दिया जाएगा, मे बी आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।